अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। और आज हम CS 301 डेटा स्ट्रक्चर की फाइनल टर्म की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और ये पहला पार्ट है फाइनल टर्म प्रिपरेशंस का। इसमें हम लेसन नंबर 19 एंड लेक्चर 19 से आपके लेक्चर 30 तक के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो देख लेंगे। और कुछ मैंने जो है इसमें जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो भी ऐड किए हैं, उसे भी देख लेंगे। तो आई होप सो आपको काफ़ी पसंद आएगा। गौर से आप इस वीडियो को देखें, समझें। अगर कोई चीज़ समझ कहीं भी नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप सो हम अच्छे से तैयारी करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स की इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड विद द रेफरेंस पैरामीटर। रेफरेंस पैरामीटर में जब हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम फंक्शन को जो है वो पैरामीटर को चेंज करने से प्रिवेंट करें, टू प्रिवेंट द फंक्शन फ्रॉम चेंजिंग द पैरामीटर। इन फंक्शन में जो पैरामीटर भेजते हैं ना, तो उसका ये है कि वो पैरामीटर को जो है ना फंक्शन उसे चेंज नहीं कर पाता। इन अ C++ क्लास इफ अ मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट, अगर एक मेंबर फंक्शन है उसे क्लास कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ हम डिक्लेयर करते हैं एट द एंड ऑफ इट्स सिग्नेचर, यानी पूरा सिग्नेचर लिखने के बाद एंड में कॉन्स्ट लिख देते हैं, तो उसका वो क्या चीज़ें इंडिकेट करता है। इससे ये होता है कि जो फंक्शन है वो सिर्फ रीड ओनली का काम करता है ना, वो रीड ओनली मेंबर फंक्शन के तौर पे काम करता है और वो जो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स होते हैं ना उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की जो हाइट होती है वो उसकी मैक्सिमम डेप्थ होती है, ठीक है जी। उसकी पूरी लंबाई जो है ना वो कितने लेवल्स पे है वो उसको हाइट कहते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री यानी जब हम बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करके लेके चल रहे होते हैं ना, तो उसे हम एक्चुअली एबीएल ट्री कहते हैं। और ये नाम जो उसके मौजूद है ना, जिन्होंने ये बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे इसे एबीएल ट्री कहा जाता है। Which property should be satisfied by each node in an ABL tree to ensure balance। तो हर नोड की जो जो प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि जो लेफ्ट और राइट सब ट्रीज का जो डिफरेंस है ना वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी या 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा यानी 2 नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसकी एग्जांपल्स भी हम वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम एग्जांपल्स भी करेंगे। तो एग्जांपल में जैसे आ गया, पहले सिग्नेचर आपको दिया हुआ है एक फंक्शन का जिसके शुरू में भी कॉन्स्ट है और आखिर में भी कॉन्स्ट है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि ये सिग्नेचर क्या इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली इट रिटर्न्स अ रेफरेंस, ये एक रेफरेंस जो है ना वो रिटर्न कर रहे हैं। ये ये देखे ना, ये जो शुरू में ये रेफरेंस रिटर्न कर रहा है लेकिन वो कॉन्स्ट होगा, ठीक है, वो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ई टाइप रेफरेंस होगा ये। ओके जी, नेक्स्ट है जी एक C++ की क्लास है। हाउ कैन अ मेंबर फंक्शन बी डेजिग्नेटेड टू अलाउ रीड ओनली एक्सेस। रीड ओनली एक्सेस के लिए जो है ना क्या करना चाहिए। रीड ओनली एक्सेस के लिए जो फंक्शन का नेम है ना, ये जो एंड में ये जो कॉन्स्ट लिखा हुआ है, ये हमें जो है ना लिखना पड़ता है ताकि हमारा जो फंक्शन है वो एज ए रीड ओनली मेंबर फंक्शन काम करे, ठीक है जी। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। What is the purpose of using the const keyword with reference parameter in a C++। यानी रेफरेंस पैरामीटर है ना, यहाँ पे ये देखिए ये जो पैरामीटर है ये आप रेफरेंस पैरामीटर भेज रहे हैं और कॉन्स्ट भेज रहे हैं। तो इसका मकसद क्या था, जैसे हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ताकि जो हमारे जो पैरामीटर है ना उसकी जो है ना कॉपी ना बने। प्रोवाइड मेकिंग अ कॉपी ऑफ द पैरामीटर वैल्यू, इसकी कॉपी ना बने और ना ही इसकी उसमें जो है वैल्यू में चेंजिंग हो। ओके, सपोज यू हैव बाइनरी सर्च ट्री, आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है और उसके नोड जो है वो ये है 5 10 15 20 25 एंड 30। तो कहते हैं अगर हम डेटा इसी तरह इंसर्ट करें, इसी ऑर्डर में हम बाइनरी ट्री में इंसर्ट करें तो बाइनरी ट्री कैसा नजर आएगा। बाइनरी ट्री बेसिकली एक लिंक लिस्ट की तरह नजर आएगा। और ये कैसे लिंक लिस्ट की तरह नजर आएगा इसे भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम नंबर देखें 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, 20 है, 25 30, यानी हर नंबर जो नेक्स्ट आने वाला है वो पिछले नंबर से बड़ा है, यानी ये तरतीब में है। अब देखें यहाँ भी एक नोड है 5। अगर हम तरतीब में आपको पता है ना कि जब कोई नोड आपका पिछले नोड से बड़ा हो तो उसको हम राइट पे उसका राइट चाइल्ड बनाते हैं। इसी तरह अगर दोबारा उससे कोई बड़ा तो फिर हम उसको दोबारा उसके राइट पे ले जाते हैं और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। अब देखें ये एक ट्री बन गया, अब इसके दरमियान लाइंस नहीं है नोड्स के दरमियान, तो ये आप लगा लीजिएगा, ये यूं ही कंसिडर इसको कर लें। अब देखें ये एक साइड पर इसके जो राइट सब ट्री है वो बिल्ड होता जा रहा है। तो अगर हम इसे ऐसे कंसिडर कर लें लिंक लिस्ट के तौर पे,
ये देखिए 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो ये लिंक लिस्ट हुई ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन ये है ये करेक्ट इसलिए है कि जब इस तरह का हम ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा हम जब इंसर्ट करते हैं ना किसी बाइनरी ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री में, तो वो जो है ना एक लिंक लिस्ट की शेप जो है ना अख्तियार कर लेते हैं। ओके जी, लेसन नंबर आ गया 20। इन एन एवियल ट्री व्हाट द मैक्सिमम अलाउड डिफरेंस, ये आपको मैंने पहले बता चुका, 1 होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैलेंस फैक्टर, बैलेंस फैक्टर का ऑफ अ नोड, हर नोड का बैलेंस फैक्टर ये होता है कि उसका मतलब ये होता है कि उसकी लेफ्ट सब ट्रीज में से हम उसके राइट सब ट्रीज, नंबर ऑफ लेफ्ट सब ट्रीज में से माइनस करें नंबर ऑफ राइट सब ट्रीज, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। ओके, व्हाट डज अ नोड इन एवियल ट्री बिकम अनबैलेंस्ड, एवियल ट्री का नोड कब बैलेंस से अनबैलेंस हो जाता है, जब उसका जो डिफरेंस है ना लेफ्ट हाइट और लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज की हाइट का डिफरेंस जो है वो एक से ज्यादा जैसे ही होता गया तो एवियल ट्री अनबैलेंस्ड हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग रोटेशन इन एवियल ट्री, रोटेशन का मकसद ये होता है ताकि हम ट्री को बैलेंस में रखें और उसे रीऑर्गेनाइज कर दें। ओके, हाउ इज एन एबल ट्री डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री से इसलिए डिफरेंट है कि इसके जो बैलेंस है हम मेंटेन रखते हैं, जबकि अभी हम ऊपर एक एग्जांपल देख के आ रहे हैं कि जो बाइनरी सर्च ट्री होता है उसमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिल जाए और वो एंटर करते जाएं तो वो पूरा जो उसका जो राइट चाइल्ड था, जैसे राइट सब ट्री था वो ओवर क्राउडेड हो गया था और लेफ्ट उसका जो सब ट्री था वो ब्लैंक रह गया था। तो इस सूरत से बचने के लिए क्या है कि हम बाइनरी सर्च ट्री को जब बैलेंस रखते हैं ना तो वो एवियल ट्री बन जाता है, ठीक है। तो एवियल ट्री का जो मेन जो डिफरेंस है बाइनरी सर्च ट्री से वो ये है कि एवियल ट्री में बैलेंस बरकरार रहता है और वो हम बाय यूजिंग रोटेशन रखते हैं, ठीक है। ओके, टेस्ट बाय एग्जांपल्स आ गए हैं जी। गिवन द एवियल ट्री शोन बिलो, ये एवियल ट्री आपको एक दिया हुआ है और इसका बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड 7 का बैलेंस फैक्टर वो कह रहे हैं कितने हैं, तो आप देख लें लेफ्ट पे इसके कितने हैं, ये 1 2, तो लेफ्ट हाइट इसकी 2 हो गई और राइट हाइट इसकी कितनी है 1 2, तो 2 - 2 क्या आ गया 0 आ गया। इन द एवियल ट्री बिलो विच नोड नीड्स रोटेशन, तो इसमें रोटेशन कौन सा नोड, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा नोड अनबैलेंस है। इसका जो बैलेंस फैक्टर है, आई होप सो आपको बैलेंस फैक्टर का पता चल गया होगा, वो 0 है, इसका भी 0 है, इसका 1 है और इसका है -1 और इस नोड का है जी 0, और इसका क्या होगा बैलेंस फैक्टर, आप देख लेते हैं 1 2 3, इसके लेफ्ट पे जो है ना 3 है और राइट पे जो है ना जो हाइट है वो 1 है, तो लेफ्ट हाइट 3 है और राइट जो हाइट है वो 1 है, तो 3 - 1 आ गया 2। तो जब 2 आ जाएगा ना डिफरेंस में लेफ्ट और राइट सब ट्रीज की हाइट में, तो समझें कि अब हमें रोटेशन की जरूरत पड़ गई है, तो हम ये 10 को जो है ना रोटेट करेंगे और इसको रोटेट हम लेफ्ट की राइट की तरफ रोटेट करेंगे ताकि ये नीचे आ जाए और 5 जो है वो रूट नोड बन जाए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स इन एवियल ट्री विद 31 नोड्स, 31 नोड्स, ये फार्मूला मिनिमम नंबर अगर हमें लेवल्स के फाउंड करने हैं ना एवियल ट्री में तो हम लगाते हैं log 2n और उसका फ्लोर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 31 का आप log 2n ले लें, यहाँ पे हम लेते हैं जी 31 है, 31 का हमने लेना है log 2, तो log 2 लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका log पहले लेंगे और उस पर डिवाइड कर देंगे हम 2 का log, ठीक है। तो ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस, और यहाँ पे जब हम इसे इक्वल करेंगे तो ये 4.9 आ रहा है और 4.9 यहाँ पे जो आ रहा है ये हम इसका लेंगे फ्लोर, फ्लोर का मतलब ये है कि हम इसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो उठाएंगे, तो 4.9 की इंटीजर वैल्यू जो है वो डेसिमल पॉइंट से इस तरफ है तो वो 4 है, तो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम फार्मूला फाइंड करने के लिए भी, यानी अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स फाउंड करना है ना तो उसका फार्मूला ये है कि इसी log 2n हमने ले लेना है नंबर का और 1.44 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेटर से log 2 लेने का तरीका यही है कि पहले आप नंबर का log लें और उस पर log 2 को डिवाइड कर दें।
ओके जी, नेक्स्ट है जी, इन द एविल ट्री विच रोटेशन शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस द ट्री। एविल ट्री में कौन सी इस एविल ट्री में कौन सी रोटेशन जो है ना हम करेंगे उससे बैलेंस करने के लिए। बेसिकली ये जो एविल ट्री है ये बैलेंस्ड है, आप इसे देख लें, इसके हर नोड को चेक कर लेंगे, बैलेंस्ड है, इसलिए नो रोटेशन ट्री, नो रोटेशन बिकॉज ट्री इज बैलेंस्ड। ठीक है, ट्री इज बैलेंस्ड। ओके, आफ्टर इंसर्शन नोड 12 इन द एवियल ट्री, यानी इस एवियल ट्री में अगर हम 12 इंसर्ट करते हैं तो विच रोटेशन शुड बी अप्लाइड टू मेंटेन बैलेंस। जी, तो ये ज़रा समझने वाला है, इसको देख लें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, जब हम यहाँ पे 12 को ऐड करेंगे ना इस एवियल ट्री में, तो 12 हमारा यहाँ पे ऐड होगा। अगर आप ज़रा गौर करें तो 12 हमारा इस जाके ये पोजीशन हमारे 12 की बनती है। अब यहाँ पे जो हमारा नोड जो अनबैलेंस्ड हुआ है उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 12 ओके है हमारे पास, 13 भी ओके है, 20 भी ओके है, 15 जो यहाँ पे है हमारा, इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 1 आ रहा है, लेकिन 10 जो है उसका बैलेंस फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट जो है 1 है और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, 1 2 3 3 है। तो यहाँ पे इसका बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है -2। चूंकि अब ये प्रॉब्लम हो गया है तो अब हमें इस जगह पे यहाँ पे रोटेशन करनी पड़ेगी, और रोटेशन हमारी लगेगी यहाँ पे, कौन सी रोटेशन लगेगी, लेफ्ट राइट रोटेशन लगेगी। ठीक है जी, लेफ्ट राइट नहीं होगा यहाँ पे, आई गेस लेफ्ट ही होगा सिर्फ। ठीक है जी, ये यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन लगेगी और हमारा ट्री जो है बैलेंस हो जाएगा, और इसे भी मैं आपके लिए ठीक कर देता हूँ। ठीक है जी, तो लेफ्ट रोटेशन लगेगी। जी, नेक्स्ट हमारा लेसन 21 है, इसमें व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ ट्री टू बी कंसिडर्ड एवियल ट्री। तो ये वही बैलेंस वाली बात है कि इसको आप देख लीजिएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोटेटिंग अ नोड इन एवियल ट्री, ताकि हम जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल है उसको प्रिजर्व कर सकें। ओके, इन एन एवियल ट्री व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स को फाइंड करने का जो यहाँ पे फार्मूला है ना, तो वो आप है 1.4 मल्टीप्लाई बाय log 2 n। ठीक है, तो n यहाँ पे जो है वो आपका क्या होगा जी, तो n is basically the nodes here। ठीक है, number of nodes here। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, in ability what is the maximum number of children a node। एक नोड के मैक्सिमम जो चिल्ड्रन होते हैं, एवियल ट्री चूंकि बाइनरी ट्री की जो है ना फैमिली से आ रहा है, तो 2 ही जो है ना उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, टाइप एग्जांपल्स आ गया। ओके, कह रहा है आफ्टर इंसर्टिंग द नोड कंटेनिंग नंबर 6, अगर हम नोड यहाँ पे 6 डालें तो उसका इन ऑर्डर हम ट्रेवर्सल अगर लें तो क्या आएगा, तो इन ऑर्डर आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो 1 2 4 5 6 आएगा। ठीक है, 1 2 4 5 और यहाँ पे 6 नया नोड आ जाएगा। ओके जी, कुछ इन द एविल ट्री शोन बिलो, नीचे जो एविल ट्री है उसमें व्हाट रोटेशन परफॉर्म टू बैलेंस द ट्री, हमें कौन सी रोटेशन करनी पड़ेगी। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये बैलेंस फॉर्म में है, नो रोटेशन इज रिक्वायर्ड हियर। ओके, which of the following statement is true regarding avial tree। avial tree is a perfectly balanced binary tree। avial tree जो होता है वो perfectly balanced binary tree होता है। ओके, आफ्टर इंसर्टिंग द नोड कंटेनिंग नंबर 15, अगर हम यहाँ पे 15 का नोड यहाँ पे डाल दें जैसे कि इसमें डाला हुआ है, तो इन द एविल ट्री शोन बिलो व्हाट रोटेशन इज परफॉर्म्ड टू बैलेंस द ट्री, कौन सी होगी जी, गैस करें। यहाँ पे हमारा जो नोड अनबैलेंस्ड है ना वो 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ 3 और 6, यानी जब ये अनबैलेंस है, चूंकि इसकी लेफ्ट जो हाइट है वो ज़्यादा है राइट हाइट से, तो हम जो क्या करेंगे, राइट रोटेशन करेंगे इस जगह पे, यानी 3 जो है वो रूट नोड बन जाएगा और 6 नीचे चला जाएगा। ठीक है, सिंगल राइट रोटेशन लगेगी। ओके जी, लेसन नंबर 22 है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम व्हेन इंसर्टिंग अ न्यू नोड इनटू एन एवियल ट्री। तो क्या होता है कि उसे डिफिकल्टी आती है इन फिक्सिंग द बैलेंस आफ्टर इंसर्शन। तो सबसे पहला जो है वो क्या डिफिकल्टी आती है, उसका बैलेंस फिक्स करने के लिए। ठीक है, ओके, व्हाट टाइप ऑफ रोटेशन परफॉर्म व्हेन द न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ अ नोड इन द एवियल ट्री। ये केस 3 है, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा, हमें राइट लेफ्ट डबल रोटेशन करनी पड़ती है। व्हाट टाइप रोटेशन परफॉर्म व्हेन द न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ, ये भी आप देख लीजिएगा, ये केस 2 बनता है, ये लेफ्ट राइट डबल रोटेशन है, और ये ऊपर वाले जो रोटेशन हमने देखी है उसके उल्ट है। तो हाउ इज द रूट नोड डिटरमिन्ड आफ्टर परफॉर्मिंग अ डबल रोटेशन टू बैलेंस एन एवियल ट्री। तो रूट नोड कैसे डिटरमिन्ड होता है अगर हम डबल रोटेशन करते हैं बैलेंस एवियल ट्री को बैलेंस करने के लिए। तो जो नोड होगा जहाँ पे नोड वेयर द इम्बैलेंस अकर्ड बिकम्स द न्यू नोड, यानी जहाँ पे
बैलेंस ख़राब हो रहा है ना, तो वो जो नोड होगा ना बेसिकली वो रूट नोड बन जाती है, सॉरी न्यू रूट बन जाती है, न्यू रूट नोड। ओके, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कीपिंग एबिलिटी बैलेंस ड्यूरिंग इंसर्शन? इस का फ़ायदा जो है ना वो क्या है कि इट्स अलाउ फॉर इजी सर्चिंग। एवियल बैलेंस स्ट्रीम जो है बाइनरी सर्च ट्री के मुकाबले में उसकी जो सर्चिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है जी, सर्चिंग स्पीड नॉट कैपेसिटी, सॉरी, सर्चिंग स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, वो यानी ज़्यादा उसको ट्रेवर्स नहीं करना पड़ता, कम ट्रेवर्सल में ही वो रिजल्ट हमारे सामने ले आता है। लेसन 23 है, इन द एबिलिटी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ सिंगल राइट रोटेशन? सिंगल राइट रोटेशन के लिए जो है ना कंडीशन क्या है, ये है कि राइट सब ट्री हैज़ अ हाइट ग्रेटर देन द लेफ्ट सब ट्री। यानी सिंगल राइट रोटेशन के लिए यहाँ पे भी गलती से मार्क हो गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा द लेफ्ट सब ट्री हैज़ अ हाइट ग्रेटर देन द राइट सब ट्री। यानी जब लेफ्ट सब ट्री की हाइट ज़्यादा होगी ना राइट सब ट्री से, तो फिर हम जो है ना राइट रोटेशन करेंगे ताकि लेफ्ट से वो चीज़ उठे और थोड़ी सी राइट पे चली जाए। ठीक है जी, आपने जैसे वो आप यहाँ पे मिसाल उसकी ले लें जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, तराजू। यानी तराजू आपने उठाया, लेफ्ट साइड आपकी जो है ना हैवी है और राइट साइड आपकी जो है ना वो क्या है, हल्की है, तो लेफ्ट साइड जो है वो झुक जाएगी और राइट साइड उठ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि राइट साइड की रोटेशन करेंगे, यानी राइट साइड पे कोई चीज़ रखेंगे ताकि लेफ्ट साइड उठ के राइट साइड के बराबर आ जाए। ठीक है, तो उसको विजुलाइज कर लें, ये आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, आगे है जी, व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल राइट रोटेशन इन द एबियल ट्री विच नोड बिकम्स द न्यू रूट? तो जब राइट रोटेशन होगी तो लाजमी बात है जो लेफ्ट चाइल्ड होगा रूट नोड का वो उसका जो क्या बन जाएगा, न्यू रूट बन जाएगा। इन द एबियल ट्री व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाइट फंक्शन? हाइट फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं, जो लिखते हैं हम C++ में, वो एबियल ट्री में मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं अमंग टू सब ट्रीज। Okay, in the AVL tree, what is the worst case scenario for the number of rotations required during a node deletion? तो वो log 2n है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। Lesson 24, what action is required when deleting a node from the left subtree of a node with a parent balance of 0 in an AVL tree? यानी एक नोड है और उसका लेफ्ट सब ट्री जो है ना वो आप डिलीट कर रहे हैं और उस लेफ्ट सब ट्री की हालत ये है कि उसके कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो उसका जो बैलेंस है वो 0 होगा। ठीक है, अब जब आप उसे डिलीट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ जो जिस नोड का लेफ्ट सब ट्री आप डिलीट कर रहे हैं ना उसका सिर्फ आपने उसका बैलेंस चेंज करना होगा बस, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एक्सप्रेशन ट्रीज इन कंपाइलर्स? एक्सप्रेशन ट्री पे हम आ गए जी। कंपाइलर्स में क्यों यूज होते हैं? टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पासिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ओके जी, अच्छा ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, इन द एक्सप्रेशन ए इज असाइन टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, इसका रूट नोट क्या होगा? अगर आप अपने हैंड नोट्स में जाके देखें, इसका रूट नोट जो है वो असाइन के जो ये जो असाइन ऑपरेटर ये जो है ना, ये बेसिकली इसका रूट नोट होगा। और ये क्यों होगा इसको आप जाके डिटेल से पढ़ लें। What is the query asking for in the SQL statement? Select from the stars in movie. अच्छा ये डेटाबेस DBMS से रेलिवेंट है, क्यूरी वैसी आ गई है। ये एक्सप्रेशन जो ट्री है उससे रेलिवेंट है कि कैसे वो फाइंड करके मैं देता है रिजल्ट, तो ये उसमें लिखा हुआ है उसमें डिटेल में। बेसिकली ये जो क्यूरी काम करेगी ना, ये क्या करेगी, जो 90-60 में पैदा होने वाले जितने भी स्टार्स हैं, स्टार का नेम या सब नेम उठा रहे हैं ना, तो वो उनकी जो है ना उन स्टार का जो नेम होगा, उसकी जो मूवीज़ के टाइटल होंगे वो उठा के आपको आपके सामने रख देगा। क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं टाइटल्स को, हमें सिर्फ जो दिखाएगा वो सिर्फ टाइटल्स दिखाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर जो हमने यहाँ पे क्यूरी लगाई है ना, यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लगाया है वो वेयर के बाद यहाँ पे लगाया है। यानी 1960 में पैदा होने वाले जो जिनकी बर्थडे है उन स्टार्स की जो है ना आप क्या उठा के दे देंगे, टाइटल्स उठा। Okay, in the expression tree, which common sub expression what does the optimizer do to improve efficiency? Converts the tree। यानी जो कॉमन सब एक्सप्रेशन आ जाते हैं ना, यानी जो 2-3 दफ़ा ट्री में यूज़ हुए हों, तो वो क्या करता है एक्सप्रेशन ट्री उसके साथ कि एक लाइन उस कॉमन ट्री को अगर 3-4 जगह है तो वो क्या करेगा कि उन 3-4 जगह को रिप्लेस कर देगा, वहाँ से इसको डिलीट कर देगा उस कॉमन सब एक्सप्रेशन को, और उन चारों की तरफ जो है ना एक जो है ना लाइन जो है ना वो क्या कर देगा, ड्रॉ कर देगा। उससे क्या होगा कि जो आपका ट्री है वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो जो ट्री होता है वो ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें तीसरी लाइन एक नोड से जो है ना वो जा रही होती है। चूँकि एक नोड से सिर्फ 2 ही लाइन जा सकती है ना, जो उसके 2 चाइल्ड लेफ्ट या राइट होते हैं,
जब उससे तीसरी लाइन जाएगी तो जो ट्री है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और वो ग्राफ बन जाएगा। ओके, व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड इन एविल ट्री दैट हैज अ लेफ्ट सब ट्री वन लेवल मोर देन द राइट सब ट्री? तो ये इसका आंसर है जी 1। ठीक है जी, यानी लेफ्ट सब ट्री के 2 हैं मिसाल के तौर पे और राइट सब ट्री के लेवल हाइट 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 आंसर है। Which tree is commonly used to represent mathematical expression tree? What are the two kinds of action taken when deleting a node? जब डिलीट हमने करना होता है नोड तो पहला हम करते हैं उसको डिलीट, दोबारा हम दूसरा हम काम जो करते हैं जो मैक्सिमम जो लेवल्स हमारे होते हैं काम करने के जो होते हैं जब ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम रोटेशन भी करते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स टेस्ट आ गए जी। रेफर द एविल ट्री बिलो इफ यू डिलीट द नोड विद द वैल्यू 12। अगर हम 12 को डिलीट करें तो व्हाट विल बी द न्यू बैलेंस फैक्टर ऑफ द पेरेंट नोड विद द वैल्यू 8? तो 8 का जो होगा ना उसे क्या कहते हैं बैलेंस फैक्टर क्या होगा? अभी इसका बैलेंस फैक्टर जो है वो -1 है, यानी 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो जब ये 12 यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, ये आ गया 15, ये जैसे ही 15 आएगा तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। ओके जी, गिवन द बाइनरी ट्री बिलो व्हाट विल बी द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस आपको पता है क्या होता है, तरतीब से होता है 2 3 4 5 7 9 जो है इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा। कंसिडर द एक्सप्रेशन ट्री, ये आपका एक्सप्रेशन ट्री है तो वो कहता है इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? रेफर द एविल ट्री बिलो इफ यू डिलीट द नोड 6। अगर हम 6 नोड को डिलीट करते हैं तो व्हाट विल बी द न्यू हाइट ऑफ द ट्री? तो ट्री की हाइट जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देखे ना, ये 6 को मैंने उड़ा दिया, ठीक है, 6 तो उड़ गया लेकिन जो हाइट है ट्री की वो बरकरार है। ठीक है, यानी 0 1 2। ओके, क्वेश्चन 1 है जी, इन द गिवन एक्सप्रेशन ट्री व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग पैरेंथेसिस इन द एक्सप्रेशन ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टू इंडिकेट द प्रेसिडेंस? पैरेंथेसिस हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है उसको जो है ना हम जो है इंडिकेट कर सकें। यानी अगर कहीं पे हमें मल्टीप्लाई से पहले प्लस करना है किसी चीज़ को तो हम उनको पैरेंथेसिस में लिखेंगे ताकि पहले वो उसे प्लस करे और फिर मल्टीप्लाई करे। अदरवाइज जो है वो जो ऑपरेटर्स के जो प्रेसिडेंस है उसके मुताबिक वो पहले मल्टीप्लाई करता है फिर प्लस करता है। ओके जी, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है और इसे आप पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा। इसको भी देख लीजिएगा हैंडआउट्स में। ओके जी, हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड टू सेंड अ मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ 33 कैरेक्टर? एक कैरेक्टर में जो है ना 8 बिट्स होती हैं, ये 8 बिट्स का एक कैरेक्टर बनता है। 8 को मल्टीप्लाई करें 33 से 264 बिट्स चाहिए होंगी। व्हाट इज द की आइडिया बिहाइंड हफमैन को एनकोडिंग एल्गोरिथम? हफमैन एनकोडिंग एल्गोरिथम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम वेरिएबल लेंथ जो कोड्स हैं फॉर कैरेक्टर्स जो हैं हम उन्हें डेवलप कर सकें और हम जो हम मैसेज यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उस मैसेज को पहुंचाने के लिए उसकी लेंथ को जो है हम कंप्रेस कर सकें। ठीक है जी। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एनकोडिंग एल्गोरिथम? उसमें पहला स्टेप ये होता है कि हम तमाम कैरेक्टर्स जो होते हैं ना उन्हें एनलेस कर लेते हैं जो मैसेज में होते हैं और उनके साथ उनकी फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं कि वो कितनी दफ़ा उस जुमले में आए हैं। जैसे कि यह क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन में अगर हमने ये फर्ज करें ये वर्ड हमने ट्रांसफ़र करना है तो हम इसमें देखेंगे कि क्यू जो है वो कितनी दफ़ा है, यू कितनी दफ़ा है, ई कितनी दफ़ा है, एस कितनी दफ़ा है, टी कितनी दफ़ा है, तो उसको अगर होंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। Okay, which of the following statements true about Huffman coding? It is mainly used for text compression. It is true. What is the postfix expression resulting from the following expression free traversal? Text by examples आ गई हैं तो उसकी आप अगर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इसको ट्रेवर्स करें तो उसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है वो क्या आएगा? ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई आएगा। What does the in order traversal of the following expression tree yield? ठीक है, इन ऑर्डर क्या होगा? इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट नोड देखते हैं, लेफ्ट नोड उसके बाद फिर जो है ना राइट देखते हैं, सॉरी लेफ्ट के बाद देखते हैं रूट नोड, रूट नोड के बाद जो है ना फिर राइट देखते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या है? ए है। ठीक है, ए के बाद इसका यानी इसका लेफ्ट और राइट तो कोई नहीं है तो उसका रूट नोड ए आ गया। उसके बाद प्लस है, इसका लेफ्ट नोड हम देखेंगे पहले तो ये ए को प्रिंट करेगा और फिर ये प्लस ये जाएगा बी को प्रिंट करेगा और फिर उसके बाद जो है ना ए प्लस बी आ गया, बी के बाद आ जाएगा आपका ये स्टैरिक और स्टैरिक के बाद आ जाएगा सी। ओके जी, प्राइमरी पर्पस जो अपन कोडिंग का है वो है कंप्रेशन। ठीक है, ये हम देख चुके हैं अपन इनकोडिंग प्रोसेस।
अच्छा, व्हाट आर द लीफ नोड्स ऑफ द बाइनरी ट्री मेड फ्रॉम? लीफ जो पे हमेशा जो है ना हफमैन कोडिंग में कैरेक्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, प्लस माइनस इक्वल मल्टीप्लाई के जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये हमारे इंटरनल नोड्स पे होते हैं, और जो हमारे लीफ नोड्स होते हैं, जो एक्सटर्नल नोड्स होते हैं, उन पे कैरेक्टर्स पड़े होते हैं। हाउ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ न्यू नोड इन हफमैन कोडिंग डिटरमिन्ड? फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिटरमिन करते हैं? दो चिल्ड्रन होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं, और हम जो है ना नया जो उसका पेरेंट नोड बनाते हैं उसमें उसका सम लिख देते हैं, ठीक है जी। ओके, हफमैन एनकोडिंग, हाउ आर लेटर रिप्रेजेंटेड इन द एनकोडेड मैसेज? तो लेटर्स जो होते हैं हम उनके लिए जो है वेरिएबल लेंथ बाइनरी कोड्स जो है ना हफमैन कोडिंग के जरिए हम जनरेट करते हैं, और वही हम यूज करते हैं। व्हाट डज द रीबिल्डिंग प्रोसेस इन हफमैन कोडिंग रिले ऑन इफ फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल? अगर इक्वल आ जाए ना फ्रीक्वेंसी, तो फिर हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं। यानी अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 के साथ तीन चीज़ें आ गई, तो हमने जोड़े तो दो के बनाने हैं, तो हम फिर रैंडम सिलेक्शन करेंगे, सही है। हम उन तीनों में से कोई भी दो पहले उठा सकते हैं। हाउ डज द रिसीवर डिकोड्स हफमैन एनकोड मैसेज? तो वो कैसे करता है जी? बाय ट्रेवर्सिंग द हफमैन ट्री फॉलोइंग बिट पैटर्न, जो बिट पैटर्न उसको दिया गया होता है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर रिवाइजिंग हफमैन कोड्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड? कुछ टाइम के बाद क्यों उसे रिवाइज कर देना चाहिए, खासतौर पर मॉडर्न्स में? टू हैंडल मैसेज विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, क्योंकि जैसे जैसे मैसेज चेंज होते हैं वैसे वैसे जो है ना वो उसकी हफमैन कोडिंग जो है ना रिवाइज होती रहती है मोडेम्स में, ठीक है जी। हाउ मेनी एक्सटर्नल नोड्स आर देयर इन अ बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री में अगर इंटरनल नोड्स आपके n है ना, तो आपके पास जो एक्सटर्नल नोड होंगे वो कितने होंगे? n+1 होंगे। यानी अगर आपके पास एक बाइनरी ट्री है, उसमें आपके जो नोड्स इंटरनल हैं वो 3 हैं, तो आपके पास एक्सटर्नल नोड होंगे 4, ठीक है जी। टोटल आपके पास कितने आ जाएंगे नोड्स? 7 नोड्स आ जाएंगे उसमें। व्हाट डू एक्सटर्नल नोड्स रिप्रेजेंट्स इन अ बाइनरी ट्री? एक्सटर्नल नोड्स जो हमारे होते हैं ना, जो बिल्कुल एंड पे होते हैं, जिन्हें हम लीफ नोड्स कहते हैं, तो वो उनके नल, वो जो होते हैं ना, वो नल पॉइंटर्स के साथ होते हैं, यानी उनके राइट पे भी कुछ नहीं होता, लेफ्ट पे भी कुछ नहीं होता। ओके जी, लेफ्ट लेसन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हो गया, इसको देख लीजिएगा। व्हाट डज अ लिंक रिप्रेजेंट इन अ बाइनरी ट्री? एक लिंक जो बाइनरी ट्री में होता है वो ये बताता है कि वो एक लाइन है जो दो नोड्स को मिलाए हुए है, ठीक है जी, उसे लिंक कहते हैं। यानी ये 5 और 6 है ना, तो इसके दरमियान अगर मैं ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इनको मिलाने के लिए बेसिकली ये लिंक है। ओके, हाउ मेनी लिंक डज अ बाइनरी ट्री विद n इंटरनल नोड्स हैव? अगर n इंटरनल नोड्स हों तो उसके लिंक्स कितने होंगे? इसका फार्मूला है 2n, ठीक है। आपके इंटरनल नोड्स अगर n है ना, तो जो टोटल लिंक्स यूज होंगे उस बाइनरी ट्री में वो 2n होंगे, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी अगर आपके पास 3 इंटरनल नोड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स आपके कितने आ जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। Which traversal method is not implemented using recursion in a thread binary tree? Thread binary tree पे हम आ गए। थ्रेड बाइनरी ट्री में हम इन ऑर्डर जो है ना ट्रेवल्सल जो है वो नहीं कर सकते। इसकी रीजन आगे देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रेड बाइनरी ट्री? थ्रेड बाइनरी ट्री का मकसद ये होता है कि हम जो रिकर्शन होती है ना उसको अप्लाई कर सके, और हम जो स्टैक बेस्ड ट्रेवर्सल्स हैं उनको स्पीड अप कर सकें। विच फ्लैग इज यूज? अच्छा, फ्लैग जो हम उसको में जो बनाते हैं ना इन ऑर्डर अपना से क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ एन इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडेसर, यानी थ्रेड बाइनरी ट्री में इसके लिए हम जो फ्लैग यूज करते हैं उसे थ्रेड का नाम हम देते हैं। व्हाट इज द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ नोड 4? अब यहाँ पे ये नोड 4 है, इसको देखें आप जरा, इसका इन ऑर्डर जो सक्सेसर है वो कौन है? सबसे आखिरी जो इनकी फैमिली का बच्चा है वो कौन है? वो ये है 5। ओके जी, ओके जी, लेसन नंबर 28 हम नज़दीक पहुंच गए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बस मेरा आपसे यही एक गिला है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और कमेंट करके कुछ पूछते नहीं हैं, और ना ही जो है वीडियो को लाइक करते हैं। चलते हैं जी लेसन नंबर 28 में। इन थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल रूटीन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, बिकॉज क्यों नहीं जो है ना प्रॉपरली वर्क करता? इस का हम देख लेते हैं कि जो राइट पॉइंटर होता है ना इस नोड का, वो थ्रेड नहीं होता। वो क्या होता है हम आगे देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग अ डमी नोड? डमी नोड हम क्यों डालते हैं इन द बाइनरी ट्री फॉर द नेक्स्ट इन ऑर्डर रूटीन? अब वो इसका जवाब दे रहा है। वो हम डमी नोड इसलिए जाते हैं ताकि टू मेक द रूटीन फास्टर
देन रिकर्सिव इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, यानी रिकर्सिव इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए हम उस डमी नोड की तरफ पॉइंट करवा देते हैं। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्लीट बाइनरी ट्री? कंप्लीट बाइनरी ट्री की पहचान क्या है कि उसके जो तमाम नोड्स हैं ना, ऑल नोड्स, उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन ज़रूर होते हैं, सिवाय जो बॉटम लेवल होता है, जो सबसे आखिरी लेवल होता है ना, उसमें जो है ना चिल्ड्रन नहीं होते, वो खुद एज वो चिल्ड्रन होते हैं, उनके खुद चिल्ड्रन नहीं होते आगे, ठीक है। तो जो सबसे आखिरी लेवल होगा ना, तो उस पे वो बिल्कुल इक्वल होगा, उसमें तमाम नोड्स मौजूद होंगे। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की पहचान है, वो तमाम नोड्स लीफ नोड्स होंगे। हाउ मेनी नोड्स डज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h हैव? तो ये फार्मूला है इसका, कितने हो सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में? 2 पावर h और 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1, यानी इसके दरमियान होते हैं, ठीक है। h अब आपका आ गया, लेवल हाइट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर आपके पास हाइट 2 का आपके पास जो है ना वो है ट्री है, ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे हाइट जो है, तो ये 2 पावर 2 आ गया, और एंड हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे हम लगाते हैं उसके साथ एंड 2 पावर 2 प्लस 1, ठीक है, और फिर उसके साथ हम करेंगे माइनस 1, यानी जो 2 प्लस 1 है ये बेसिकली इसकी पावर होगी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं ये। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो अब आपको पता चलेगा कि मकसद उसका क्या था बताने का। बेसिकली उसका मकसद ये है कि 2 पावर 2 क्या आता है हमारे पास 4, और यहाँ पे 2 पावर 3 आता है हमारे पास 8 माइनस 1 7। तो यानी हमारे पास जो लेवल जो हमारा बाइनरी ट्री लेवल 2 का होगा ना, उसमें हमारे जो नोड्स होंगे वो कितने हो सकते हैं, कहाँ पे, पूरे कंप्लीट बाइनरी ट्री में वो 4 से 7 के दरमियान होंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली वो समझा रहा था, ठीक है जी। कंप्लीट बाइनरी ट्रीज कैन बी एफिशिएंटली स्टोर्ड इन विच डेटा स्ट्रक्चर? तो जब कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है ना, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर में जब स्टोर करते हैं तो हम उसके लिए एरेज यूज़ करते हैं, और उसके बड़े फ़ायदे हैं क्योंकि उसके ज़रिए हम इंडेक्स सिस्टम एक जनरेट करते हैं, और उसमें हम आसानी से जो है ना पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड किसी भी नंबर जो इंडेक्स पे होता है उसका हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो आप पढ़ भी चुके होंगे, यहाँ पे इसके कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो रिवाइज हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड? जी, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड, किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड अगर हमने फाइंड करना है ना इंडेक्स पोजीशन पे, तो हम उसके लिए 2i करते हैं, और अगर राइट चाइल्ड हमने जब फाइंड करना हो ना, तो ये लेफ्ट आ गया, और राइट के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। राइट चाइल्ड को फाइंड करने के लिए 2i प्लस 1 करते हैं। विच ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ क्यू? तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर हमने करनी हो तो उसके लिए हम जो है ना क्यू यूज करते हैं। लेवल ऑर्डर का मतलब ये है कि लेवल पहले लेवल के नोड्स हम ट्रेवर्स करते हैं, फिर दूसरे लेवल के नोड्स ट्रेवर्स करते हैं, और तीसरे करते हैं, चौथे करते हैं, सो ऑन। Why is the use of pointers in binary tree not always recommended? क्योंकि पॉइंटर्स क्यों नहीं रिकमेंडेड? क्योंकि इससे पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, डैंगलिंग पॉइंटर्स वगैरह के इशू निकल आते हैं इसमें। इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन द बॉटम लेवल? बॉटम लेवल में 2 पावर h जो है ना नोड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका एक ट्री है ना और उसके लेवल 2 हैं, ठीक है, अगर 2 उसके लेवल हैं, तो जो उसके जो सबसे बॉटम लेवल है उस पर कितने नोड्स होंगे? उसके उस पर होंगे 2 पावर 2 इक्वल टू 4 नोड्स, ठीक है। तो ये h जो है इसकी जगह आप वो 2 लगाएंगे लेवल नंबर। ओके जी, सब वेरीफाई भी कर लीजिएगा, ठीक है, कोई छोटा सा खुद ही बना लीजिएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेसन नंबर 29 आ गया जी। 29 में हम देख रहे हैं व्हाट डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री अरे, ये रिपीट हो रहा है। ओके, इफ अ बाइनरी ट्री इज नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज टिपिकली प्रेफर्ड? अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री के साथ हम नहीं जो है ना डीलिंग कर रहे, तो डेटा स्ट्रक्चर में हम बाइनरी ट्री के लिए लिंक लिस्ट जो है ना यूज करते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इंश्योर्स दैट द वैल्यू ऑफ रूट नोड इज द लार्जेस्ट इन द ट्री? ठीक है, अच्छा, रूट नोड जिस बाइनरी ट्री में सबसे टॉप पे होती है, और सॉरी रूट नोड तो टॉप पे होती है, जो लार्जेस्ट वैल्यू अगर रूट नोड में पड़ी हो ना जिस ट्री में, तो वो जो है ना हीप के ज़रिए हम करते हैं, और हीप का हम इस्तेमाल अच्छे से आगे देख भी लेते हैं। तो जिस हीप में
जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो टॉप पे पड़ी हो उसे हम मैक्स हीप कहते हैं, और जिस हीप में मिनिमम वैल्यू टॉप पे पड़ी हो उसको मिन हीप कहते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज कॉमन यूज टू इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू? प्रायोरिटी क्यू के लिए हम हीप यूज करते हैं। प्रायोरिटी में ये होता है ना कि जिस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको पहले बाहर निकालो, ठीक है, यानी जिस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है उससे पहले आप जो है ना इंपॉर्टेंस देते हैं, आप उससे पहले फारिग करते हैं, ठीक है। तो इसमें बैंक वाली जो सिमुलेशन वाली मिसाल थी उसमें हम प्रायोरिटी के हम पढ़ के ऊपर आ रहे हैं मिड टर्म में। तो अब ये है कि अब वो अगले सवाल में ये पूछ रहा है कि कौन सी जो है ना बाइनरी ट्री हम यूज़ करते हैं अगर हम हीप को यूज़ कर रहे हैं तो एफिशिएंटली प्रायोरिटी को क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हीप तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कौन सी हीप यूज़ करेंगे? मैक्स हीप। क्यों? क्योंकि मैक्स हीप में जो मैक्स वैल्यू होती है वो टॉप पे पड़ी होती है रूट नोड में। तो रूट नोड को जब हम पॉप करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रायोरिटी क्यू को यूज़ कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की प्रायोरिटी है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, उसे हम पहले वहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है जी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग पॉइंटर्स इन डेटा स्ट्रक्चर? पॉइंटर्स अगर हम यूज़ करना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में तो वो हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से कर सकें। इसके अगर मुकाबले में एरेज को देखें तो एरेज में ये होता है कि हम जो है मेमोरी जो है वो डायनामिकली उसमें जो है ना हैंडल नहीं कर पाते। उसमें ये होता है कि हमें सबसे पहले एरे बनाते वक्त बताना होता है कि हमारे टोटल जो इस एरे में मेंबर होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। लेकिन जो पॉइंटर्स के इस्तेमाल से ये पॉसिबल हो जाता है कि हम रन टाइम पे जो है मेमोरी एलोकेट करते हैं, और वैसे वैसे हमें जितनी मेमोरी चाहिए होती है तो उसमें हमें ये रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट्स खत्म हो जाते हैं कि हमें हमारे पास जो है ना फिक्स साइज अवेलेबल है, उसमें फिक्स साइज वाला जो रोला होता है वो खत्म हो जाता है। ओके जी, एग्जांपल्स आगे टेस्ट बाय एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, ये एक आपको ट्री दिया हुआ, वो कहता है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जी? कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और से देखें इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो लेवल जो बॉटम लेवल है उस पे जो सारे नोड्स हैं वो लीफ नोड्स हैं, ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ओके जी, आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू प्रिजर्व द हीप प्रॉपर्टी आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू नोड? जब हम न्यू नोड किसी, जब मिसाल के तौर पे मिन हीप है, अगर आप इसको गौर से देखें इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो टॉप पे है। ओके, ये चीज़ नोट रखें अपने मिन हीप में। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई इंसर्ट करते हैं नया नोड तो हम एक्सचेंज के ज़रिए जो है ना एक्सचेंज करते हैं, और उसके ज़रिए हम जो है ना एडजस्ट करते हैं ट्री को। व्हाट टाइप ऑफ हीप इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम? इस डायग्राम में कौन सा हीप है? मैक्स हीप है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है वो टॉप पे है। गौर से देखें टॉप पे कौन सा नंबर है? मैक्सिमम नंबर है। ओके जी, हमारा आखिरी लेसन आ गया आज का। ओके, जब हम इंसर्ट करते हैं न्यू एलिमेंट इन द ट्री इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरे, एरे के जरिए जब हमने एक ट्री बनाया और उस पर हम न्यू एलिमेंट इंटर करते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो उसकी लास्ट पोजीशन पे जाता है, एरे में लास्ट पोजीशन पे जाता है सबसे पहले। एडजस्टमेंट जो है अकॉर्डिंगली हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम उसे लास्ट पे जो है ना इंटर करते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ ही हैज द मिनिमम वैल्यू इन द रूट नोड? मिनिमम ही पे मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज द मेथड कॉल्ड द फाइंड? जो फाइंड करता है और डिलीट करता है मिनिमम नंबर को, वो है डिलीट मिन, ठीक है। इन द डिलीट ऑपरेशन ऑफ मिन हीप, जब हम मिन हीप में डिलीशन करते हैं तो क्या हम करते हैं? व्हाट फिल्स द होल लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द नोड? यानी अगर हम मिनिमम हीप में से डिलीट करेंगे ना तो मिनिमम जो टॉप पे जो मिनिमम वैल्यू पड़ी है वो डिलीट हो जाएगी, और वो वहाँ पे होल बन जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू तो निकल गई। अब क्या होगा? उस होल को फिल करने के लिए हम नीचे से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, जो स्मॉलेस्ट चाइल्ड होगा नोड, उसको उठा के उसकी जगह रख देंगे, ठीक है, ताकि हमारी मिन हीप की प्रॉपर्टी जो है ना वो प्रिजर्व रहे। इन द बिल्ड हीप मेथड विच पोजीशन शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट? तो बिल्ड हीप में जब आप मेथड लिखते हैं ना C++ में कोड करते हैं, आप देख लीजिएगा हैंडआउट्स में भी, तो सबसे पहले जो हम जो उठाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट वो n/2 होता है। n/2 क्यों होता है? क्योंकि हमने जो लीफ नोड्स होते हैं उनको इग्नोर करना होता है और हम इंटरनल नोड्स को उठाते हैं। ये डिटेल आप ज़रूर हैंडआउट्स में पढ़ लीजिएगा, अभी शायद आपको बात समझ ना आई। When building a min heap, at which level of the tree does the loop in the build heap method terminate? जब हमारा build heap का मेथड टर्मिनेट होता है तो ये वही बात आ गई, तो वो कहाँ पे जाके टर्मिनेट होता है? सेकंड लास्ट लेवल पे जाके टर्मिनेट होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट लेवल पे हमारे सारे जो बॉटम लेवल होते हैं उसमें सारे हमारे लीफ नोड्स पड़े होते हैं, और एरे के इम्प्लीमेंटेशन के एरे के जरिए इम्प्लीमेंटेशन जब हम कर रहे होते हैं मिन हीप की, तो उसमें हमें बॉटम लेवल से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसमें जो मैनिपुलेशन होती है वो हमारे इंटरनल नोड्स के जरिए होती है। व्हाट मेथड इज यूज्ड टू बिल्ड अ मिन हीप टू मूव अ नोड विद वैल्यू p डाउन टू इट्स डेस्टिनेशन? जब हमने वैल्यू p हमने डाउन टू डेस्टिनेशन पहुंचानी है तो उसके हम परकुलेट डाउन का मेथड यूज करते हैं, ठीक है जी।
ओके जी, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जी लेसन 30 तक हमारे एमसीक्यूज। और आई होप सबको पसंद आई होगी वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आई होप सो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से जा रही होगी, और इस वीडियो ने काफ़ी आपकी हेल्प की होगी। जो नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स रह गए हैं फाइनल टर्म प्रिपरेशन के CS 301 डेटा स्ट्रक्चर्स के, इंशाल्लाह वो भी हम आगे हमारी वीडियो पार्ट 2 में आएगी। तो हमारी जो प्ले लिस्ट है उसे आपने ट्रेवर्स करते रहना है, उसको देखते रहना है। उसमें हम जो फाइनल टर्म की प्ले लिस्ट है उसमें सारे फाइनल टर्म्स की प्रिपरेशन डाल रहे हैं, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ उस प्लेलिस्ट की भी। और जो अकॉर्डिंगली जितने हमने फाइनल टर्म की सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन डाली है ना, उन सब वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह देखते रहें, व्यू कॉन्सेप्ट्स को हमें सपोर्ट करते रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।